5 एंड द लेसन नेम इज़ बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। हम अक्सर सुनते हैं ना कि इकोनॉमी पाकिस्तान की ऐसी जा रही है, ये हाल है इकोनॉमी का। तो इकोनॉमिक्स होती क्या है बेसिकली? जनरल वे में देखें तो इकोनॉमिक्स ये होती है कि हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। पैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास पैसे लिमिटेड हैं और हमने उसी के अंदर अपने खर्चों को मैनेज करना है। लाइक मेरे पास अगर 1000 रुपीज़ हैं तो मैंने उस 1000 रुपीज़ को इतना केयरफुली मैनेज करना है कि मेरी सारी ज़रूरतें भी, मेरी तकरीबन पॉसिबल ज़रूरतें पूरी हो जाएँ और मेरे पास पैसे उसके मुताबिक अवेलेबल भी हों। ये तो हो गई एक जर्नल वे में। लेकिन क्या है, स्टेट की इकोनॉमी क्या होती है, किसी रियासत की, किसी मुल्क की इकोनॉमी क्या होती है, ये एक चेन प्रोसेस होता है और ये किससे रिलेट करता है? प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। ये स्टेट की इकोनॉमी का चेन प्रोसेस है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। अब आ जाते हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज की तरफ। गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं? गुड्स वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ब्रेड है, ब्रेड को हम टच भी कर सकते हैं, उसको हम देख भी सकते हैं और उसको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कंज्यूम भी कर सकते हैं। इसी तरह रोड है, रोड भी हम उसे टच भी कर सकते हैं और रोड को देख भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो फिजिकल एग्जिस्टेंस जिनकी हो, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? गुड्स। उसके अलावा सर्विसेज की तरफ आ जाते हैं। सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज होती हैं कि कोई भी शख्स आपको अगर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है या कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है आपको कन्वीनियंट करने के लिए, आपको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, तो ये उसकी तरफ से सर्विसेज होंगी। किसी भी शख्स की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो अगर आपको सर्विस या कोई भी ऐसा एक्शन परफॉर्म कर रहा है या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसके थ्रू आपको बेनिफिट पहुंचे, तो ये क्या होगा? ये सर्विसेज में आता है। सर्विसेज में अब देखिए, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी प्रॉब्लम के मुताबिक हमें क्या करता है? मेडिसिन सजेस्ट करता है। तो वो क्या कर रहा है? वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जस्ट लाइक एक और एग्जांपल ले लेते हैं बार्बर शॉप की। हम बार्बर शॉप पर जाते हैं कि हमने हेयर कट करवाना है। अब बार्बर जो है वो आपको कोई चीज़ नहीं दे रहा है, वो आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आपको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, आपकी ज़रूरत के मुताबिक। तो ये क्या है? ये सर्विसेज में आ जाता है। अब गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो पब्लिक भी हो सकती हैं और प्राइवेट भी हो सकती हैं। अब पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं? पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है कि जो किसी भी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि किसी गवर्नमेंट की हुकूमत होती है, मतलब गवर्नमेंट की अगर वो मलकियत में है तो वो चीज़ हम क्या कहेंगे? वो पब्लिक है। जस्ट लाइक देखें, ये गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? ये पब्लिक स्कूल्स हैं, मतलब ये आम लोगों के लिए हैं, ये किसी आम बंदे की मलकियत नहीं है, ये स्टेट की या गवर्नमेंट की मलकियत है। तो वो क्या होंगी? वो पब्लिक गुड्स होंगी या पब्लिक सर्विसेज होंगी। और अब प्राइवेट सर्विसेज और गुड्स क्या होती हैं कि जो किसी आम बंदे की मलकियत होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका स्कूल जो है, जैसे राकान ग्रामर स्कूल है, ये एक प्राइवेट स्कूल है, ये गवर्नमेंट की मलकियत नहीं है, ये आम किसी भी पर्सन की मलकियत है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज में आ जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं इनकम अर्न करने के। जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास इनकम होगी तभी तो हम कुछ खर्च कर सकेंगे। अब गवर्नमेंट जो है ये इतने एक्सपेंसेस पे करती है, इतनी इनकम होगी ना कहीं से तो कि वो अपने एक्सपेंसेस को पे कर सके। अब गवर्नमेंट किस तरह से वेल्थ जनरेट करती है, किस तरह से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है? इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। जो भी हम टैक्स पे करते हैं वो सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का। अब जैसे देखिए, हमने कोई चीज़ परचेज की है, उस पर भी हमें टैक्स देना पड़ता है, तो वो टैक्स क्या है? वो गवर्नमेंट की इनकम में ऐड हो जाता है। अब इनकम टैक्स भी होता है। इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो हमारी इनकम पर लगता है, तो वो जो टैक्स होगा, टैक्स की जो अमाउंट होगी वो गवर्नमेंट को जाएगी, वो गवर्नमेंट की इनकम का हिस्सा बनेगी। अब नेक्स्ट है ट्रेड। ट्रेड क्या होती है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ट्रेड। कि हम जो है चीज़ों को बेचें या उन्हें खरीदें, ये चीज़ों का लेन देन जो है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। अगर तो ऐसा है कि हम बाइंग और सेलिंग मतलब चीज़ें ले भी रहे हैं और चीज़ें दे भी रहे हैं, मतलब बेच भी रहे हैं, एक ही मुल्क के अंदर
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लाहौर से हमने कराची चीज़ें भेजनी है तो वो क्या है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर ही हो रहा है ना सारा प्रोसेस, बाइंग एंड सेलिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही हो रही है, तो इसे कहते हैं लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड क्या होती है कि जिसमें हम अपनी मुल्क की बाउंड्रीज़ के अंदर ही चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। अब क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड होती है, बैरून मुल्क भी हम चीज़ें भेजते हैं ना। अगर तो ऐसा है कि हम अपने मुल्क की बाउंड्री से निकल के किसी दूसरे मुल्क में चीज़ें भेजते हैं तो वो क्या है, वो इंटरनेशनल ट्रेड है। अगर तो अपने मुल्क की बाउंड्री के अंदर ही करेंगे तो वो लोकल ट्रेड है, और अपने मुल्क की बाउंड्री से बाहर ट्रेड करेंगे तो वो इंटरनेशनल ट्रेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान ने चीज़ें बेची हैं बाहर इंडिया को, तो इंडिया तक चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग हुई, इंडिया तक चीज़ें पहुंची, इंडिया तक चीज़ें बाय की, वो पाकिस्तान की बाउंड्री से चीज़ बाहर चली गई है, इंडिया गया दूसरे मुल्क चली गई है, तो वो क्या है, वो इंटरनेशनल ट्रेड में आ जाता है, क्योंकि इंडिया एक दूसरी कंट्री है और पाकिस्तान एक दूसरी कंट्री है। अगर दो कंट्रीज़ के दरमियान चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग होती है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड में आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हमने चीज़ें भेजी है, टेक्सटाइल भेजा है, तो उसमें क्या होगी, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होगी, वो कहेंगे कि हमने ये चीज़ पाकिस्तान से मंगवाई है। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान की भी पब्लिसिटी होती है और उसके अलावा आपके मुल्क का नाम भी बनता है, आपके मुल्क की एक वैल्यू बनती है, दूसरे लोगों को आपके बारे में पता चलता है। अब उसके साथ इंटरनेशनल ट्रेड जब होगी तो उसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होती है। अब इंपोर्ट क्या होती है, अगर तो हम अपने मुल्क से चीज़ें, हमारे मुल्क में वो चीज़ कम है, हम दूसरे मुल्कों से वो चीज़ें मंगवा रहे हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो वो क्या है, इंपोर्ट होती है, मतलब दरामदात। हमारे मुल्क में उस चीज़ की किल्लत है लेकिन ज़रूरत उसकी ज़्यादा है। अगर हमें कॉटन की ज़रूरत है लेकिन हमारे मुल्क में इतना कॉटन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है कि मुल्क के लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम उसे किसी दूसरे मुल्क से ले लेंगे ताकि हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। अब जो हमने ये कॉटन अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दूसरे मुल्क से ली है वो क्या है, इम्पोर्ट है। दूसरे मुल्क से चीज़ मंगवाना तो इम्पोर्ट। अब एक्सपोर्ट क्या होती है, एक्सपोर्ट होती है बरामदात। अब ये क्या है, बरामदात क्या होती है, बरामदात ये होती है कि हमारे मुल्क में चीज़ वो लार्ज क्वांटिटी में बन रही है, हमारे मुल्क में वो चीज़ ज़्यादा मिकदार में बन रही है, तो हम अपनी ज़रूरत को, अपने मुल्क की ज़रूरत को पूरा करके वो बाकी जो चीज़ हमारे पास बची है हम उसे दूसरे मुल्कों को जहाँ उनकी ज़रूरत है, उन लोगों की ये ज़रूरत है जो चीज़ हमारे पास बच गई है, हम उन लोगों को वो चीज़ें बेच देंगे। हमारी ज़रूरत पूरी हो गई, जो चीज़ हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान में मैंगोज़ प्रोड्यूस होते हैं और वो इतनी लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं कि मुल्क की भी ज़रूरत, मतलब पाकिस्तान के लोगों की भी ज़रूरत पूरी हो रही है, और उसके बावजूद हमारे पास मैंगोज़ बच गए हैं, तो वो ममालिक जिनके यहाँ मैंगोज़ प्रोड्यूस नहीं होते और उन्हें मैंगोज़ की ज़रूरत है, हम उन लोगों को वो मैंगोज़ सेल कर देंगे। तो अपने मुल्क से हमने क्या किया, वो चीज़ दूसरे मुल्क में सेल कर दी, तो ये क्या हुआ, ये एक्सपोर्ट होती है। दूसरे मुल्क से चीज़ मंगवाना इंपोर्ट और अपने मुल्क से चीज़ बाहर बेचना एक्सपोर्ट। अब पाकिस्तान की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पाकिस्तान की बात करते हैं थोड़ी सी। पाकिस्तान जो है उसकी क्लाइमेटिकल कंडीशन, उसका वेदर, उसके रास्ते, उसके सी पोर्ट्स इस तरह के हैं कि वो इंटरनेशनल ट्रेड को एंजॉय करते हैं और फेमस भी माना जाता है। अब इन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट क्या क्या चीज़, पाकिस्तान कौन कौन सी चीज़ें दूसरे ममालिक को बेचता है, उसमें आ जाती हैं राइस, कॉटन, आपकी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके अलावा आपकी स्पोर्ट्स की चीज़ें जितनी भी हैं, खेलों का सामान जो है, उसके अलावा गारमेंट्स के प्रोडक्ट्स जो हैं पाकिस्तान दूसरे ममालिक को सेल करता है, एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स, टी, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान दूसरे ममालिक से अपने मुल्क में मंगवाता है, और उसमें प्लास्टिक की और पेपर प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं जो पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से अपने मुल्क में इंपोर्ट करता है, मंगवाता है। अब ये जो हम सारा लेन देन कर रहे हैं उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ मनी। यूज़ ऑफ मनी हम इसलिए करते हैं कि हमने जब भी कोई चीज़ बाय और सेल करनी होती है तो
उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। इसके बगैर तो नहीं हम कुछ कर सकते ना। जाहिर सी बात है, कुछ पैसे देंगे या कुछ लेंगे तभी तो हम बाइंग एंड सेलिंग कर पाएंगे। तो पैसों का लेन देन मतलब पैसा इन्वॉल्व होता है। ऐसा नहीं होता कि आप चीज़ दे दें और उसके बदले में आप कुछ भी ना दें। एक पैसों का लेन देन होता है, एक चीज़ होती है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें चीज़ के बदले में पैसा नहीं दिया जाता, चीज़ के बदले चीज़ ही दे दी जाती है। आपने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए चीज़ों को एक्सचेंज किया, आपने पैसा इन्वॉल्व नहीं किया। तो ऐसा सिस्टम जो होता है जिसमें पैसा इन्वॉल्व ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। अब बार्टर सिस्टम के अलावा हम कॉइन्स यूज़ करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स जो हैं वो पहले के दौर में जो है लोग लेन देन के लिए यूज़ करते थे। अब हमारे पास भी करेंसी में कॉइन्स वगैरह होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं एज आ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब चीज़ों के बदले में हम उनको पे करते हैं या लेते हैं। अब कॉइन्स के अलावा नोट, करेंसी नोट जो हैं उन्हें भी हम यूज़ करते हैं। अब करेंसी नोट क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास 10 का नोट है, 20 का है, 50 का है, 100 का है। ये सारे नोट जो हैं, पेपर मनी जो है, ये पेपर मनी होती है ना, क्योंकि देखिए ये पेपर से बना हुआ है। पेपर से बना हुआ है तो ये क्या होती है? पेपर मनी या पेपर करेंसी कहलाती है। हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की करेंसी है रुपी। हम कहते हैं ना कि हमारे पास 10 रुपये हैं, तो इसका मतलब है जो रुपये है ना, रुपये की जो बात हो रही है, ये हम अपने मुल्क की करेंसी का नाम ले रहे हैं। अब हर मुल्क की करेंसी अपनी होती है। जैसे चाइना की क्या है? चाइना की येन है, और उसके अलावा अमेरिका के डॉलर्स हैं। तो हर मुल्क की इसी तरह हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी होती है जिसके थ्रू वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। अब आगे आ जाता है बैंक। बैंक हम अक्सर देखते हैं कि हमारे इतने सारे बैंक हैं। अब बैंक का काम क्या होता है? बैंक क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? बैंक लोगों के एसेट्स को अपने पास महफूज करके रखता है। अब जैसे देखिए हमारे पास अगर गोल्ड है या हमारे पास मनी है, हम चाहते हैं कि हम इसकी हिफाजत इतनी अच्छी तरह नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? उसे बैंक में सेव करवा देते हैं। तो बैंक क्या होता है? हमारी चीज़ों का रखवाला कहलाता है। बैंक हमारे एसेट्स को महफूज करके रखता है। बैंकों का काम एक ही होता है कि उसने लोगों के पैसों को अपने पास महफूज रखना है। लेकिन अब जो मॉडर्न बैंकिंग है, मॉडर्न बैंकिंग में क्या है कि बैंक आपकी मनी अगर अपने पास महफूज रखता है ना, तो वो उस पैसे को अपने पास ही महफूज नहीं रख लेता, वो उसे आगे दूसरे लोगों को दे देता है ताकि वो उस पैसे को इस्तेमाल करें। बैंक फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? बैंक का बेसिक फंक्शन ये है कि वो लोगों की अमानतों को अपने पास महफूज रखता है। अब आगे बात करते हैं सेंट्रल बैंक की। हम अक्सर सुनते हैं ना कि सेंट्रल बैंक ने इतना कर्जा दिया या स्टेट बैंक ये कर रहा है। सेंट्रल बैंक होता क्या है? सेंट्रल बैंक एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। रेगुलेटरी बॉडी का मतलब है कि ये रूल्स बनाता है, पॉलिसीज़ बनाता है और दूसरों से उनको इम्प्लीमेंट करवाता है। हर मुल्क का अपना सेंट्रल बैंक होता है। जैसे पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि कराची में है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना कब था? 1 जुलाई 1948 को जो है स्टेट बैंक वजूद में आया था। अब स्टेट बैंक का पर्पस क्या होता है? स्टेट बैंक का मकसद एक तो पॉलिसी से अमल करवाना होता है। अपने नीचे जितने भी उसके बैंक हैं, जाहिर सी बात है हेड है ना, उसने अपने नीचे जितने भी बैंक हैं उन सबको देखना है कि वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो रूल्स मैंने बनाए हैं उनको वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और उसके साथ साथ इसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने फ़ायदे के लिए कोई ना कोई काम करती है कि मुझे कुछ ना कुछ मिले, लेकिन सेंट्रल बैंक जो है उसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इसका मकसद लोगों की वेलफेयर करना होता है। ये लोगों के फ़ायदे के लिए काम करती है और ये गवर्नमेंट का बैंक होता है। और इसके अलावा जितने भी करेंसी नोट आपके मुल्क में होते हैं, जो भी हम नोट यूज़ करते हैं, करेंसी जो भी हमारे पास होती है, वो सारी करेंसी इशू करने का राइट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है। जो कमर्शियल बैंक है लाइक MCB, अलाइड बैंक, ये करेंसी नोट नहीं बनाते हैं। सारी करेंसी नोट बनाते हैं आपके सेंट्रल बैंक। तो ये थी आज के चैप्टर के बारे में सारी डिटेल्स। आई होप कि आपको लेसन अच्छी तरह समझ आया होगा। डिटेल्स आपको मैंने बता दी हैं।
अच्छी तरह से लर्न करिएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नेट से कलेक्ट करें, आप खुद इंटरेस्टिंग चीज़ें निकाल कर लाएँ कि बैंक और कौन कौन से होते हैं, सेंट्रल बैंक और क्या क्या काम ऐसे हैं जो करता है, और उसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।